बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं सोशल साइंस में आपको लोकतंत्र और विविधताएं इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। नेक्स्ट इसके आगे समानताएं, असमानताएं और विभाजन, यानी जो ऊपर टिप्पणी दी गई थी मैक्सको के बारे में, समानता, असमानताएं और विभाजन। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे कि जो सामाजिक बंटवारा किया गया है या सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है, उन्होंने अपने तरीके से इसका विरोध किया था। पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? एक प्रश्न है। पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था, जैसे बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था, क्षेत्रीय स्तर पर भी और सामाजिक स्तर दोनों पर। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई, कैसे इसकी उत्पत्ति की गई। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामाजिक तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है। जिसका जन्म हो रहा है व्यक्ति का, यदि वो सोचे कि यानी हमारा जन्म इस समुदाय में हो जाए, ये उसके बस की बात नहीं है। हम सिर्फ ऐसा आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो सकते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज़ करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। अर्थात कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा भी है, यानी अलग अलग रंग है। उनकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं अलग अलग हैं। एक सी बुद्धि नहीं मिलेगी, शारीरिक क्षमता एक सी नहीं मिलेगी, अलग अलग इसमें भेदता होती है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। ये जन्म पर आधारित हो ऐसा नहीं है। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग रंग के लोगों के बीच पुल का काम भी करते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताएं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कायलोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, अर्थात दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे। पर इन तीनों में एक समानता भी थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। अब इसके आगे दिया गया है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। विभिन्नताएं तो हैं, लेकिन उनके बीच में सामंजस्य भी हो सकता है और आपस में टकराव भी होता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर
दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत व अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। उसका ये कारण होता है कि वे दूसरे समुदाय के होते हैं और इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है, अर्थात वो एक समान नहीं है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएँ कई समूहों से मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल भी हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर भी हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें। दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, अर्थात दोनों में ईसाई अधिक संख्या में निवास करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। यानी ईसाई तो हैं लेकिन दोनों के अलग अलग धर्म है। प्रोटेस्टेंट है, किसी का कैथोलिक धर्म है। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से घुस जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। तो इस तरह से ये भी यानी एक समस्या है। वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। कहाँ पर? नीदरलैंड वगैरह में ऐसा नहीं कि वहाँ पर एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुँचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर के पहुँचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है और इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। यानी कई तरह की संस्कृतियाँ उसमें हो गई हैं। जब कई तरह के वहाँ पर लोग निवास करते हैं तो उनके अंदर कई संस्कृतियाँ भी हो गई हैं। अब इसके आगे दिया गया है सामाजिक विभाजनों की राजनीति। किस तरह से इसकी राजनीति हो रही है? सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक फूट करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो भी चुका है। इस तरह से अब परिणामों का दायरा दिया गया कि इसके क्या परिणाम निकलते हैं। उत्तरी आयरलैंड का भी उदाहरण लें, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है, पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह से बटी हुई है, जिसमें 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% रोमन कैथोलिक। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं वो करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, तो मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में हैं, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यूनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच
चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे भी जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता भी हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात भी स्वीकार की। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहाँ धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। ऐसे उदाहरणों के आधार पर हम कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह की स्थिति होती है तो इसका मेल नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं आगे इसके बारे में अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। ओके, बाय।